हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप। आज के इस क्लासेस में हम बात करने वाले हैं पैरेलल ग्रुप के बारे में। पैरेलल ग्रुप डेट मीन्स 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3 को आप सिद्ध कैसे करेंगे। ये क्लास 10th या क्लास 12th में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो क्लास 10th में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लास 12th का बेसिक रहा है ये। और ये पाशरबद्ध समांतर क्रम का दूसरा नाम पाशरबद्ध होता है। इसको हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग कहा जाता है। इसमें ना जो आप पढ़ते हैं सीरीज वाला ग्रुपिंग डेट मीन सरणीबद्ध, उसका जस्ट ये उल्टा होता है। ये आर ऊपर रहा करता था, उसमें कहा आ गया, इसमें नीचे आ गया। मतलब व्युत क्रम होता है। ये R1 ऊपर तो नीचे R2 ऊपर तो नीचे R3 ऊपर तो कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ठीक है ना। और इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बोल सकते हैं हम, किसी श्रेणी में प्रत्येक तार या चालक को एक तार से बांट करके विभिन्न तारों में जोड़ा गया है, जिसका प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है। तब आपको बताना है कि इसका जो व्यंजक होता है 1/R बराबर, मतलब फाइनल प्रतिरोध के उल्टा बराबर 1/ पहला तार के प्रतिरोध प्लस में 1/ दूसरा तार का प्रतिरोध या बटा प्लस 1/ तीसरा तार का प्रतिरोध। ठीक है। यहाँ पे इस डायग्राम को समझिए। यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है और इस बैटरी को बैटरी ना लिख के मैंने वोल्ट लिख दिया है। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम संयोजन में वोल्ट का चर्चा किया जाएगा, तो जिसका चर्चा किया जाएगा उसका ही नाम तो लिया जाएगा ना। तो इस ना बैटरी से वोल्ट निकलती है और वोल्ट का मतलब ये होता है कि उसमें करंट बहता है। ठीक है। तो यहाँ से प्लस से करंट बह रहा है, इस करंट का नाम आई होता है और इसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। डेट मीन्स विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु ए लगा हुआ है और इसके लास्ट छोर पे कोई बिंदु बी लगा हुआ है और एक तरह से ना तार को 3 टुकड़ा में बांट दिया गया। आपके करंट एक ही तार से गया था, लेकिन ए बिंदु तक पहुंचने के बाद उस तार को 3 टुकड़ा में तोड़ के उसमें 3 गो प्रतिरोध बांध दिया गया है। पहला तार का प्रतिरोध R1 हो गया, दूसरा तार का प्रतिरोध R2 हो गया और तीसरा ऐठल ऐठल जो देख रहे हैं एकदम, इसका प्रतिरोध R3 हो गया। अब क्या हुआ कि प्लस से इलेक्ट्रॉन निकलते गया, एक पॉइंट तक ले करंट एक ही तार से बहते गया। इसका अर्थ ये हुआ कि करंट सेम था, लेकिन जब ये तार 3 गो हो गया तो करंट भी कै गो हो गया, 3 गो हो गया। मतलब करंट जो है 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट बटना क्या हो गया, चालू हो गया। तो पहला तार का करंट का नाम I1 हो गया, दूसरा तार के करंट का नाम I2 हो गया और तीसरा तार के विद्युत धारा डेट मींस इलेक्ट्रिक करंट का नाम I3 हो गया। याद रखिएगा, समांतर क्रम संयोजन में ना करंट के मान बंट जाता है। क्यों? क्योंकि तार को अलग अलग रूपों में खंडित करके प्रतिरोध को हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे कि एक बिंदु से ए बिंदु से तार को कितने जगह में तोड़ दिया गया, 3 जगह में। मतलब यहां से आप करंट 3 जगह गुजरेगा। तो पहला तार के करंट का नाम हो गया I1, दूसरा तार के करंट का नाम हो गया I2 और तीसरा तार के करंट का नाम हो गया I3। लेकिन इसमें जो वोल्ट बह रहा है, इसमें जो वोल्ट बह रहा है, सब जगह आपका वोल्ट का मान सेम है, क्योंकि एक ही जगह से निकल रहा है। क्यों? तार बटने से इसका वोल्ट का मान नहीं बट जाता है। जितना वोल्ट I1 तार में जाता होगा, जितना वोल्ट R2 प्रतिरोध में जाता होगा, जितना वोल्ट R3 प्रतिरोध में जाता होगा, तीनों के वोल्ट आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ऐसा नहीं होने वाला है V1 V2 V3 या VA प्लस में VB या प्लस में V3, ऐसा नाम का कोई चीज इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है। यहाँ पर कोई लास्ट छोर क्या था, बी था। यहाँ पर ए मीटर लगा दिया गया है और ए मीटर से ना हम लोग विद्युत धारा को क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। इसके नप्पा का मशीन है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के मेजर करते हैं। और ये आपका दाब कुंजी है, मतलब कि बटन है, स्विच है।
और यहाँ से करंट कहाँ आ रहा है, नीचे, ऐसे ऐसे घूमते घूमते कहाँ चला जाएगा, फिर वोल्ट के अंदर चला जाएगा, डायरेक्ट मीन्स बैटरी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ खास बात ये रहा है कि इसका भी प्रतिरोध में वोल्ट का मान वही होगा, R2 प्रतिरोध में भी वोल्ट का मान वही होगा, और R3 प्रतिरोध में भी वोल्ट का मान यही होगा, मतलब वोल्ट के मान यहाँ पे बढ़ता नहीं है। लेकिन श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्ट के मान बढ़ जाता था, VA हो जाता था, VB हो, VC और VD बन जाता था। लेकिन यहाँ पर वैसा बात नहीं है, वोल्ट हर जगह सेम रहेगा। घर में तो देखते होइएगा, घर में समांतर क्रम संयोजन में रहता है, आप कहूं पे बॉल मार दीजिए, सबका वोल्ट क्या रहेगा, एक सेम रहेगा, घटने बढ़ने का कोई नाम चर्चा नहीं रहता है, क्योंकि अलग अलग तार में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भाषा है कुछ, माना कि चालक तार में R1, R2 और R3 तीन प्रकार का रेजिस्टेंट सिचुएटेड है, जिसके पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर उसको कनेक्ट में रखा गया है, मतलब कि जोड़ा गया है। एक ही साथ टुगेदर वोल्ट बैटरी लगाकर तार से विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है। दैट मीन्स फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट ऑफ वायर्स टू बैटरी टू वोल्ट, मतलब उस तार के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया जाता है, मतलब कि बहाया जाता है, जो I1, I2 और I3 में बांटा गया है। विच आर द डिस्ट्रीब्यूटेड I1, I2 एंड I3। हमारा टोटल मान क्या होगा, जैसे एक तार से निकलने वाली धारा केवल I है, एक तार से निकलने वाली धारा, मतलब कि हमें टोटल करंट चाहिए, वैल्यू ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू I। मैंने टोटल करंट को क्या मान दिया, I। जब एक तार से जा रही थी तो करंट केवल एक में बह रही थी, तो इसका नाम I है। लेकिन जब ये मैंने तार को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया, तो इसका करंट हो गया I1, इसका करंट हो गया I2 और इसका करंट हो गया I3। तीनों तार के करंट को आपस में जोड़ते हैं, और जो हमारा एक तार से करंट बह रहा था उसका दोनों के वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर होगा। दैट मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे 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 ये हुआ, यहाँ पे ये, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड तीन तारों में, मान लीजिए कि यहाँ से 90 एम्पियर का करंट जा रहा है। कितना एम्पियर का, 90 एम्पियर का। ये हर जगह जाएगा तो 90 एम्पियर। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, जब ये यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये करंट 90 एम्पियर तीन भागों में क्या कर जाएगा, टूट जाएगा। पहला तार में जाएगा 30 एम्पियर, दूसरा तार में जाएगा 30 एम्पियर, और तीसरा तार में जाएगा 30 एम्पियर। फिर आप ऐसे अपने शब्दों में क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि 90 एम्पियर जो है, जो एक तार से बह रहा है, वो अलग तार से बहते हुए एम्पियर के जोड़ के बराबर होता है। इसको बोलेंगे 30 एम्पियर, इसको बोलेंगे 30 एम्पियर, इसको बोलेंगे 30 एम्पियर। सबको आपस में जोड़ देंगे तो दोनों के मान आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 90 एम्पियर दैट मीन्स 30 30 30 90 एम्पियर इज इक्वल टू, दैट मीन्स इट इज द इलेक्ट्रिक करंट आर सेम। ठीक है, ये दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो गई, बराबर हो गई। बाकी आगे चलते हैं। हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मतलब ओम के नियम से, ओम के नियम अनुसार क्या होता है, V बराबर IR, V बराबर IR। यहां से जब आप I का मान निकालेंगे तो देखिए R यहाँ पे गुन्ना में, R यहाँ पे गुन्ना में इधर जाएगा, तो बाई में बाई पकड़ेगा तब तो इधर जाएगा, तो I बराबर हमारा हो जाएगा V बट्टा R। ये ओम के नियम को कौन नहीं जानता, सब जानता। सही या गलत, आइए आगे देखिए। जैसे हाँ, तो ये फॉर्मूला को याद है, ये तो सबको याद है कि ओम बराबर क्या होता है, V बराबर I होता है, I बराबर V बटा क्या हो जाता है, R हो जाता है। यहाँ से आप एक्सचेंज करके बहुत सारे फॉर्मूला अपना अकॉर्डिंग जैसे जैसे लगने वाले वैसे वैसे फॉर्मूला को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं, जैसे I है, ठीक है, तो आपको इसमें बहते हुए करंट ना I1 है, सही या गलत, जेकरा लिए पहला प्रतिरोध कभी है R1 है। उसी प्रकार दूसरा करंट में जाइएगा तो I2 हो जाएगा,
और दूसरा करंट के लिए प्रतिरोध का मान कभी है R2 है। उसी प्रकार जाइएगा तीसरा तार के लिए, तो उसके लिए करंट क्या बह रहा है I3, और ओकरा लिए प्रश्न प्रतिरोध कितना है R3 है। मतलब इसी चीज को ना इंटरफेयर करके लिखा गया है। R1 का प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाला इलेक्ट्रिक करंट का मान कितना होता है, तो R1 का प्रतिरोध में, R1 का प्रतिरोध है और इनमें I1 करंट बह रहा है, तो I के जगह I1 बराबर फॉर्मूला होता है V बटा R। तो V तो हर जगह सेम है, V हर जगह सेम है, तो V के जगह V बटा I1 प्रतिरोध का आपका प्रतिरोध क्या है R1 है। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। ये आपका R2 है, ठीक है ना। R2 प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, तो देखिए ये आपका R2 प्रतिरोध है, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट I2 आ रहा है, तो I के जगह लिख दिया I2 बराबर V जो है ना आपका सिचुएटेड है, एक जगह स्थित है, इसका वैल्यू आपस में चेंज नहीं हो रहा है, तो V के जगह V, और इसका सेकेंड न करंट जो बढ़ रहा है यहाँ पर कितना है R2 है, इसको मान दिया समीकरण कितना 2। अब है हमारे पास R3 प्रतिरोध, ठीक है ना। कौन प्रतिरोध R3 प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रिक करंट, तो 3 के लिए I3 है और इसके लिए प्रतिरोध क्या है R3 है, इसको मान दिए समीकरण कितना 3। अब सभी समीकरण को आपस में ऐड करने पर ऑल इक्वेशन आर एडिंग, सभी समीकरण को जोड़ने पर वी आर रिसीव्ड, हम पाते हैं कि हम जोड़ने पर कुछ हमें रिजल्ट परिणाम प्राप्त होता है कि आइए सबको जोड़ते हैं। एलएचएस को एलएचएस के साथ I1 I2 I3 जोड़, आरएचएस को आरएचएस के साथ V बटा R1 जोड़ V बटा R2 और जोड़ V बटा R3। देखिए एक बात हम आपको कहते हैं, V बटा R1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप इस चीज को ना ऐसे लिख सकते हैं V गुने 1 बटा R1, क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर उस संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता है। यदि कहीं पर 5 लिखा हुआ है तो इस 5 को आप एक मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं यदि आपको 1 की जरूरत हो। तो यहाँ पर ना हम V को V गुने 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे V गुने 1। I1 I2 I3 के टोटल करंट कितना बह रहा है I बह रहा है, जो यहाँ से मैंने इसको क्या लिख दिया I बराबर, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है, तीनों में V है, तो V के क्या ले लिए कॉमन ले लिए, तो इसके ऊपर 1 बच गया, V के कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1 बटा R1 जोड़, आई में से V उठाइएगा तो 1 बटा R2 जोड़, आई में से V उठाइएगा तो 1 बचेगा 1 बटा R3। अब सुनिए I यहाँ पर V गुणा में, यहाँ पर V गुणा में नहीं 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 आई को क्या लिख सकते हैं ओम के नियम से को, आई से हम लिख सकते हैं V बटा R, आई को जगह मैंने पुट कर दिया ओम के नियम V बटा कितना R, और ये जैसे गए तैसे V यहाँ पर गुणा में उधर जाएगा तो भाग के नीचे, मतलब बटा के नीचे V से भी कट गया, कितना मतलब है 1 मतलब है, तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस में 1 बटा R2 और प्लस में 1 बटा R। फिर ये हमारा प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन का एक्सप्रेशन रिसीव हुआ, जिसमें बोला जा रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में अनेक प्रतिरोधों को समतुल्य प्रतिरोध के मान के प्रत्येक प्रतिरोध से छोटा होता है। मतलब कि एकड़ मान जो होता है ना प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है छोटा होता है। आगे फॉर द रेस्ट ऑल द बेस्ट।